Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार क्लास 12th में इस टॉपिक को ऐड किया गया है, तो ये क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस यानी आर्ट्स के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। साथ में ये BA, MA और आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आज हम पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण हैं, उनका जन्म बिहार में हुआ था और वे ऐसे भारत के राजनीतिक विचारक थे जिन्हें भारतीय समाजवाद का अग्रणी प्रवक्ता माना जाता है। इसका मतलब कि वह समाजवाद को ज़्यादा पसंद करते थे और वह चाहते थे कि हमारे देश में समाजवादी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि सारे समाज के वर्गों का भला हो सके। और उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी असहयोगकर्ता के रूप में भी शुरू किया। साथ ही उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी और उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी स्टडी पूरी की और वहाँ यूरोपीय विचारकों के या मनीषियों के संपर्क में आए और वह मार्क्सवादी बन गए। लेकिन उस टाइम जो सोवियत संघ में प्रचलित था मार्क्सवाद, उसको उन्होंने कभी भी पसंद नहीं किया, बल्कि उसके सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी स्वरूप पर उन्होंने बार बार प्रहार किया। यानी वह मार्क्सवादी जो प्रक्रिया थी, कठोर प्रक्रिया थी, वर्ग संघर्ष वाली प्रक्रिया थी, उसे पसंद नहीं करते थे, बल्कि वह एक इस तरह का समाज चाहते थे जिसके अंदर सभी वर्ग आराम से रह सके। जयप्रकाश नारायण ने अपनी इंटर की परीक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद 1921 में वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ये असहयोग आंदोलन क्या है, ये जब गांधी जी का वीडियो आएगी तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, तो ये सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए थे। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो आप इनकी रचनाएं देखेंगे। प्रेजेंट डायरी 1976, तो इस तरह से इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। आप इन्हें सीरीज वाइज असेंडिंग ऑर्डर पे याद कर लेना। अब इनके समाजवाद की धारणा के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह किस तरह का समाजवाद पसंद करते थे। तो लोकप्रिय रूप में इन्हें लोकनायक कहा गया, यानी इनकी ऐसी उपलब्धि थी कि लोगों ने इन्हें लोकनायक का नाम दे दिया। और इनके जो समाजवादी विचार हैं वो किस तरह से आगे बढ़े, तो अब हम उन्हें देखते हैं। 3 भागों में बांटा गया है, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक और गांधीवादी। मतलब वे कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित हुए हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की भी पालन किया है और साथ ही उन्होंने गांधीवादी समाजवाद की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी समाजवाद, जो इन्होंने अपने प्रारंभिक चरणों में अपनाया जब वह अमेरिका में कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवाद को समाजवाद का एक सिद्धांत माना। उनका यह मानना था कि शायद जिस समाजवाद की वह संकल्पना धारण कर रहे हैं, जिसे वह समाजवाद समझ रहे हैं, वही मार्क्सवाद है। लेकिन इसी चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणा का ही प्रतिपादन हुआ और एक तरह से एक समय पे उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता था। क्यों? क्योंकि वह मार्क्सवाद पसंद करते थे लेकिन वह मार्क्स के कट्टर अनुयायी नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो मार्क्स वर्ग विहीन वर्ग संघर्ष की जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे उन्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि समाजवाद व मार्क्सवाद के सिद्धांत भारत के लिए भी उपयुक्त हैं, यानी हम इन्हें भारत में भी अपना सकते हैं। तो यह जो प्रारंभिक चरण है ये इनका तब तक है जब ये स्टडी कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो वहाँ के जो पूर्वी यूरोप के जितने भी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनके संपर्क में आए और उनसे कन्विंस होकर इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, इस विचारधारा को अडॉप्ट कर लिया।
अब बात करते हैं हम इनके लोकतांत्रिक समाजवाद की। तो दूसरा चरण जब इनका स्टार्ट हुआ, जब वह भारत वापिस आए, तो इनके समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद देखने के लिए मिला। इन्होंने मार्क्सवाद के प्रति मत आग्रह का विरोध किया और समाजवाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या पर बल दिया। इन्होंने जिस तरह का समाजवाद वह चाहते थे उसे लोकतंत्र के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। तो इनका ये मानना था कि जिस तरह का यह समाजवाद चाहते हैं उसके अंदर सामाजिक राज्य होना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मार्क्सवाद के समाजवाद की, तो वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता इसीलिए नहीं है क्योंकि वर्ग संघर्ष की स्थिति वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पर मजदूरों द्वारा पूंजीपति का खात्मा किया जाता है। तो समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल का उन्होंने विरोध किया, जबकि मार्क्सवाद हिंसक साधनों पर बल देता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा पॉइंट कि मार्क्सवाद का जो समाजवाद है वो किस तरह का और लोकतांत्रिक समाजवाद किस तरह का है। तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल गया होगा। तो अब बात करते हैं हम गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद से गांधीवादी बने हैं। पहले उन्होंने मार्क्सवाद अपनाया, बाद में उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया, उसके बाद वे गांधीवादी बन गए। तो सर्वोदय की जयप्रकाश थे, उनका जो सर्वोदय दर्शन है वो है क्या? सर्वोदय का मतलब होता है किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सभी का कल्याण। सर्वोदय का मतलब आप ध्यान दे लेना, क्योंकि यह आपके गांधी जी के जब गांधी जी के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें भी सर्वोदय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर्वोदय में मेन यही होता है कि किसी एक का विकास नहीं करना, बल्कि हमें पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना है और उनका विकास करना है। तो वह इन 4 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते थे। एक तो साधनों की पवित्रता। अगर हम जिस तरह का समाजवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें साधनों की पवित्रता होनी चाहिए, किसी तरह का हिंसा या ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता की शक्ति में विश्वास होना चाहिए कि जनता आप पे विश्वास कर सके। विकेंद्रीकरण, सत्ता की पार्ट को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिल सके। तो इस तरह से जो सर्वोदय समाजवाद चाहते थे उसके अंदर प्रेम, अहिंसा और करुणा की शक्ति पर वह विश्वास करते थे। जयप्रकाश नारायण ने जो अहिंसा, प्रेम और करुणा की शक्ति है उसको लोक शक्ति का रूप दिया, या लोक शक्ति एक वर्ड था जो इन्होंने उन तीनों चीज़ों को मिलाकर दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय समाज के अंतर्गत समाजवाद के नैतिक पक्ष पे बल दिया। सबसे पहले जो मार्क्सवादी था उनमें हिंसक प्रवृत्ति थी, लोकतांत्रिक में जनता का भला, लेकिन यहाँ पर भी हिंसक नहीं रही। लेकिन जब गांधीवादी विचारधारा अपनाई उन्होंने तो बिल्कुल ही हिंसा छोड़ दी और अहिंसा की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो वह जिस समाज की गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत जिस विचारधारा का वे उद्देश्य चाहते थे, तो उसके अंतर्गत किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए थे और किसी भी तरह का आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए थे। और वह चाहते थे कि बैंक और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उद्योगों और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए और ग्राम पंचायतों को फिर से मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों पर वह बल दे रहे थे। तो उनका ये कहना था कि हर इलाका, चाहे वह गांव हो चाहे वह शहर हो, सभी का विकास किया जाना चाहिए। जिस तरह का वह सर्वोदय समाज चाहते थे, वह चाहते थे कि वह किसी जाति या वर्ग पे आधारित नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण की रचना है वाई सोशलिज्म, यानी वह सोशलिज्म क्यों चाहते हैं, समाजवाद क्यों चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने पूरे विचार व्यक्त किए हैं। 1949 में उन्होंने एक लेख लिखा, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने कुछ बातों पे विचार दिए। एक तो ग्राम पंचायत है वो सहकारी खेती करवाएगी, भारी उद्योग राज्य के अंडर में रहेंगे और छोटे उद्योगों पर उत्पादकों का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा प्रॉफिट कमा सके और अपना भला कर सके। और राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, ये नहीं कि राज्य जब मर्जी इंटरफेयर कर रहा है उद्योग धंधे में या और किसी तरह से।
तो ये थी हमारी गांधीवादी विचारधारा। तो आपने पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण है तो उनके विचारों में आपको 3 तरह की विचारधाराएं देखने के लिए मिलती है, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक समाजवाद और तीसरा गांधीवादी। तो गांधीवादी नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये अहिंसा पर आधारित है, मतलब पूरी तरीके से इसके अंदर गांधी जी के विचारों को एडॉप्ट किया गया है। शायद वे गांधी जी के संपर्क में आए और उसी के बाद से उनके मन पर उनकी गहरी छवि छा गई। तो कह सकते हैं कि उनके विचार पूरी तरह से उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। तो अब पढ़ेंगे हम जयप्रकाश नारायण का मानववाद। तो मानववाद है क्या? तो जयप्रकाश नारायण ने मानव के स्वभाव की संतुलित व्याख्या की है। उनका ये मानना था कि मनुष्य केवल अच्छा या बुरा नहीं है, उसके ऊपर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, उसी के हिसाब से वह अच्छा या बुरा बनता है। मनुष्य के अंदर ये दोनों प्रवृत्ति होती है, या तो वह अच्छा बन सकता है या बुरा बन सकता है। तो वही है, जयप्रकाश नारायण ने मानव स्वभाव को कोई रूढ़ तत्व नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो हम उसे अच्छे तरीकों से या अच्छा एनवायरनमेंट देकर उसके विचारों को हम सुधार सकते हैं और उसको बुराई से अच्छाई की तरफ हम केंद्रित कर सकते हैं। यह नहीं कि हमने कह दिया कि ये व्यक्ति बुरा है तो बुरा है, नहीं, हम उसके स्वभाव में चेंजेस कर सकते हैं। उन्होंने पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था और औद्योगिक सभ्यता का इस आधार पर विरोध किया कि इन व्यवस्थाओं ने मनुष्य को एक यंत्र यानी मशीन बना दिया है। तो इसमें अगर औद्योगिकरण में मनुष्य उलझ कर रह गया और वो जिस तरह से दुनिया में आया है, तो दुनिया का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाता और उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाता। तो जयप्रकाश नारायण का एक मंत्र था, धर्म, विचारधारा, राज्य एवं विज्ञान आदि सभी को साधन तथा मनुष्य को साध्य माना जाना चाहिए। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण ने मानव की केंद्रीय सत्ता को मान्यता देते हुए भी मानव का समुदाय से पृथक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मानव है उसके बारे में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। तो उनका यही कहना था कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे हम अच्छे साधनों द्वारा या अच्छा एनवायरनमेंट देकर उसके विचारों में हम सुधार कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उन्होंने अपनी विचारधाराओं को धीरे धीरे करके नया आयाम दिया और बाद में उन्होंने जो मनुष्य के बारे में थे वो क्या विचार व्यक्त किए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में अवेलेबल करा दी है। तो अब जो आगे का है कि उनके संसदीय लोकतंत्र पे क्या विचार थे, सामुदायिक लोकतंत्र पे उनके क्या विचार थे, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है, और ये एक चीज़ और कि ये 12th क्लास के बच्चों के लिए वेरी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जयप्रकाश नारायण का टॉपिक आपका जुड़ गया है, जिन्होंने बिहार में क्रांति, समग्र क्रांति का नारा दिया था। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था और जिसके अंदर बच्चों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और आंदोलन करा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्ती लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था उस टाइम और भ्रष्टाचार फैल रहा था, तो महंगाई बढ़ रही थी, तो इसके खिलाफ छात्रों ने मिलकर जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानकर और ये आंदोलन स्टार्ट किया था। तो इस और जो आगे का पार्ट है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस।